जय जवान जय किसान। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जाते हैं ताशकंद, वहां पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक बाद उनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जे भाभा की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हो जाती है, वो भी ठीक 2 हफ्ते के बाद, प्रधानमंत्री की मृत्यु के ठीक 2 हफ्ते बाद। ऐसा क्यों प्रधानमंत्री जी की मृत्यु के बाद ठीक 10 साल बाद देश में इमरजेंसी कानून लागू हो जाता है और देश के बड़े बड़े जो नेता हैं वो हवालात पहुंचा दिए जाते हैं और देश के संविधान को चेंज कर दिया जाता है। संविधान में सोशलिस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाता है। क्या आपने कभी इन सारे विचारों को सोचा है? अगर सोचा है तो ये फिल्म यानी कि द ताशकंद फाइल्स आप लोगों के लिए बनी है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। और इस वक्त जिस फिल्म का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो द ताशकंद फाइल्स है। विवेक अग्निहोत्री साहब की ये फिल्म है जो इससे पहले चॉकलेट जैसी फिल्म लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं फिल्म की। तो फिल्म के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको देश की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। 1966 में ताशकंद समझौता होता है जहां पर भारत पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं और ताशकंद में समझौता करते हैं। हमारे देश से दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी जाते हैं। शास्त्री जी जिन्होंने देश को नारा दिया था जय जवान जय किसान का। देश में दोस्तों इन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था, श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया था। आज अगर भारत दूध के प्रोडक्ट्स बनाने में सबसे आगे है, नंबर 1 पर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी की वजह से है। क्यों ये देश को गांधी और नेहरू का देश कहा जाता है? क्यों देश को लाल बहादुर शास्त्री जी का देश नहीं कहा जाता? बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर फिल्म बात करती है और अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको देश के पास्ट पे, देश के हिस्ट्री पर इंटरेस्ट है, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ कि देश का प्रधानमंत्री वहां पर जाता है? देश का प्रधानमंत्री जिस होटल में रहने वाला था उनके वहां पर पहुंचने पर यानी कि ताशकंद पहुंचने पर तुरंत उनके होटल के एड्रेस को बदल दिया जाता है और उनको एक बंगलों में रखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि देश के प्रधानमंत्री जो कि हार्ट अटैक से ग्रसित थे, उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुके थे, लेकिन फिर भी जिस बड़े से बंगलों में उनको रुकाया गया था वहां पर इमरजेंसी कुछ भी नहीं था, वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। 2 अलग अलग फाइल्स आती हैं, उनकी मृत्यु की 2 अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़े डीप डार्क सीक्रेट हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। हमें जानने का पूरा हक है कि आखिरकार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। और ये सारी बातें फिल्म के अंदर डील करती हैं। फिल्म जिस तरीके से मुद्दों को बात करती है वो जेन्युइन है और पूरे रिसर्च के साथ है। मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा विवेक अग्निहोत्री साहब को। विवेक अग्निहोत्री साहब ने हर एक फैक्ट्स को, हर एक तथ्यों को जो कि उस टाइम पर अवेलेबल थे, चाहे वो मीडिया में थे, चाहे वो स्कॉलर्स के पास थे, चाहे वो हिस्टोरियंस के पास थे, उन सबको फिल्म के अंदर अच्छी तरीके से पिरोया है। यहाँ पर दोस्तों एक बुक की बात हुई है जिसका नाम है मित्रोकिन आर्काइव। अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा दोस्तों। उसके अंदर मित्रोकिन के अंदर आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जब यूएसएसआर टूटा था और यूएसएसआर से किस तरीके से वहां के जो सीक्रेट सर्विस के मैन थे वो अलग अलग हो गए थे और उन्होंने किस तरीके से सच्चाई बताई थी कि कहां यूएसएसआर का जाल बिछा हुआ था। उन्होंने सारी चीजों का पोल खोल के रख दिया। इंडिया में भी यूएसएसआर के जाल को बिछाया गया था। समाजवाद की बात करते हैं आज लोग सोशलिस्ट की बात करते हैं, तो ये कहां से आया? सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्ट कहां से आया? ये सिर्फ और सिर्फ लेनिन की थ्योरी थी, यानी कि यूएसएसआर की थ्योरी थी। सो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म के अंदर उन सारे मुद्दों को डील किया गया है, वो भी बहुत समझदारी के साथ डील किया गया है। हाँ, फिल्म के अंदर कुछ ऐसी सिनेमैटिक लिबर्टीज भी दिखाई गई हैं जो कि कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं करती, लेकिन स्टिल फिल्म दोस्तों देखने लायक है। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको देश की हिस्ट्री में जानने में इंटरेस्ट है, देश के पास्ट में जानने में इंटरेस्ट है, तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनी है। देश का युवा ही सबसे बड़ी उसकी की है। देश का युवा ही देश को आगे लीड करेगा। ये फिल्म उस बात को रिप्रेजेंट करती है, ये फिल्म उस बात को आपके सामने रखती है। फिल्म में कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो कि पर्टिकुलर राजनीतिक परिवार पर
कटाक्ष भी करती है, लेकिन जो चीजें हैं वो मित्रों आर्काइव से ही लिए गए तथ्य हैं, फैक्ट्स और फिगर्स हैं। आगे मैं फिल्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फिल्म की एडिटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिल्म की एडिटिंग का श्रेय मैं सत्यजीत गाजमर को देना चाहता हूं दोस्तों। फिल्म को जिस पेस के साथ वो बांधते हैं वो लाजवाब है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी देखने लायक है, जिसके लिए मैं उदय सिंह मोहिते को भी तारीफ के काबिल कहूंगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। फिल्म में अगर आप कोई गाना सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट करें कि कोई गाना आएगा, तो वो भी नहीं है। फिल्म की स्टोरी ही फिल्म की मेन हीरो है। बात करना चाहूंगा फिल्म के कास्ट की, तो हर एक कास्ट ने एप्रोप्रिएट काम किया है। चाहे वो श्वेता बासु प्रसाद हो, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, मंदिरा बेदी हो, या फिर हो नसीरुद्दीन शाह, हर एक ने अपना कैरेक्टर जिया है। लेकिन स्पेशली मैं 2 नाम मेंशन करना चाहता हूं, वो है श्वेता बासु प्रसाद, जो कि हम मकड़ी फिल्म के अंदर देख चुके हैं। मकड़ी फिल्म के अंदर उन्होंने 2 किरदार निभाए थे और ये 2 किरदार के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। श्वेता बासु प्रसाद ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उन्हें इस साल अवार्ड मिलेंगे और उनका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि श्वेता ने एक्टिंग में इतनी जान फूंक दी है कि वो फिल्म की हीरो भी है और फिल्म की वो हीरोइन भी है। वहीं बात करें मिथुन चक्रवर्ती साहब ने, तो मिथुन चक्रवर्ती साहब ने करंट पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन है करंट पॉलिटिशियन, उनको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है, उनको भी कहीं ना कहीं हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मैं उनका पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, और आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। सो ऐसे में फिल्म देखने लायक है। फिल्म में पॉलिटिक्स है, फिल्म में थ्रिलर है, और फिल्म आपको एंड तक बांधे रखती है। इंटरवल के बाद फिल्म का मजा दुगना हो जाता है। हाँ, फिल्म में कहीं कहीं सिनेमैटिक लिबर्टी को भी लिया गया है, फिल्म कहीं ना कहीं रिपीटेटिव भी हो जाती है, लेकिन एंड में जो बात समझ में आती है वो यही है कि राजनीति में कौन जीता कौन हारा ये मायने रखता है। जो हारेगा उसकी बात नहीं सुनाई देती है, लेकिन जो जीतता है लोग उसकी बात सुनते हैं। इसकी वजह से ही ये सारा खेल, ये परपंच रचा जाता है। तो आप जाके देखिए फिल्म। वैसे भी आजकल देश में एक राजनीतिक माहौल है, चुनाव है, इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म इन्फ्लुएंस भी करेगी। फिल्म के अगर स्टार्स की बात करें तो मैं 5 में से फिल्म को 4 स्टार देना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जिस तरीके से डिटेल वे में फिल्म को बनाया गया है, जिस तरीके से रिसर्च इन्वॉल्व है इस फिल्म के लिए, उसके लिए देना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं कि आप फिल्म देख रहे हैं या नहीं, और प्लस आप फिल्म देखेंगे तो उसके बाद कितने स्टार्स देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, ये एक मैं वैधानिक चेतावनी आपको देना चाहता हूं और एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहता हूं कि फिल्म ऑल इन ऑल एंटरटेनमेंट नहीं है। फिल्म में नॉलेज है, फिल्म में हिस्ट्री है, और फिल्म में लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको एक श्रद्धांजलि है। कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं राहुल भोज आपको इसी तरीके के रिव्यूज़ बताता रहूँगा, एकदम निष्पक्ष होके। जय जवान, जय किसान।